तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, मतलब ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जो हमारी फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसीलिए बोला है इनवर्स for 1 by square for this square, and it's a law. This force F is inversely proportional to r square. That is why it is called an inverse square law. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ये लिखी मैंने पहली प्रॉपर्टी। और अगर हम कंसिडर करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को भी, तो हम पाते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो ये सिमिलैरिटी हो गई ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में कि दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। अट्रैक्टिव कब होती है? जब दोनों चार्जेस के ऊपर ऑपोजिट साइन होता है। और रिपल्सिव कब होती है? जब दोनों चार्जेस के ऊपर सेम साइन होता है, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर करते हैं तो हम पाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव रहती है, वो कभी भी रिपल्सिव नहीं होती। तो मतलब ये एक डिसिमिलैरिटी है बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कभी अट्रैक्टिव है कभी रिपल्सिव है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है। तो इसी को हमने सेकंड पॉइंट में लिखा है दैट दिस फोर्स कैन बी ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, and it is a dissimilarity between gravitational force and electrostatic force because gravitational force is always attractive. थर्ड पॉइंट पे लिखते हैं, थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। मतलब अगर पार्टिकल्स का मीडियम चेंज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों के बीच में डिफरेंट हो जाती है। हमने देखा भी था, हमने अपने सिस्टम को पानी के अंदर इमर्स कर दिया, हमने अपने सिस्टम को पानी के अंदर डुबो दिया, तो उसके दो चार्जेस के बीच का फोर्स 1/81 टाइम्स कम हो गया था, जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है वाटर की। अगर आपको याद हो तो हमने शुरुआत की क्लासेस में ये क्वेश्चन किया था कि हमने अपने सिस्टम ऑफ चार्जेस को पानी के अंदर डुबो दिया और फिर हमने कैलकुलेट किया कि अब कितना फोर्स लग रहा है वैक्यूम के मुकाबले। तो देखा गया कि वैक्यूम के मुकाबले मीडियम में काफी कम हो जाता है फोर्स, और हमने वो फैक्टर भी डिस्कस किया था किस फैक्टर से फोर्स कम होता है। तो यही मैंने लिखा है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स भी मीडियम पे डिपेंड करता है? मतलब दो अलग मीडियम्स के लिए क्या ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंट लगता है? आंसर है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। सभी मीडियम्स में सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो यही मैंने लिखा है
dissimilarity. Gravitational force does not depend upon the medium. फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और ये एक सिमिलैरिटी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो चलो तुम इसको नोट डाउन कर लो। पॉज करो और नोट डाउन कर लो। अब इसको पॉज करो और नोट डाउन कर लो। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। हेडलाइन लिखो, मेंशन डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं और मास जिसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। तो पहला पॉइंट चार्ज में लिखते हैं कि चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है ना। पर मास हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो इनके बीच में ये पहला डिफरेंस है कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है चार्ज, बट मास हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है। सेकेंड डिफरेंस, चार्ज हमेशा मास के साथ ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बट मास चार्ज के बिना हो सकता है, जैसे मास के ऊपर कोई चार्ज ना हो। लिखो इस पॉइंट को, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। But mass can exist without charge. तो चलो थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं। An accelerated charge emits radiation मास में लिखते हैं accelerated mass does not emit any radiation. चार्ज में नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड।
मास में लिखेंगे मास इज नॉट कंजर्व as it can be changed into energy according to E equals mc square formula. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड. मास में लिखते हैं मास may not be quantized. चार्ज में अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं द चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड. मास में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी mass of a body changes with its speed. फॉर्मूला लिखेंगे m इज इक्वल्स टू m नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. जहाँ पे जो v है ये इस फॉर्मूला में देखो ये जो v है ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है इसलिए मैंने यहाँ पे स्पीड लिखा है या फिर तुम लिख सकते हो चेंजेस विद वेलोसिटी पर क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी कंसिडर की जाती है और इस फॉर्मूला में सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं. ऐसे v डॉट v अगर करते हैं तो v स्क्वायर आता है जो कि v स्क्वायर एक्चुअली होता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. समझते हो ये बात तुम? वेक्टर v का v के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या आया v का स्क्वायर जो कि एक्चुअली होता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो ये वही है खाली मैग्नीट्यूड देख रहे हैं. तो देखो कर लो कॉपी अगर साथ नहीं लिखा तो लो स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके वीडियो या कॉपी कर लो. अब इसको भी लिख लो इसको भी लिख लो. अब ना हम एक सिमुलेशन देखेंगे तो इससे पहले एक चीज सुनो. मैंने तुम्हें बताया था कि दो चार्जेस के बीच में एक चार्ज है Q1 दूसरा है Q2. ठीक है ये है A ये है B. तो मैंने तुम्हें बताया था इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है जो कि होती है उसका मैग्नीट्यूड ये है. ठीक है तो ये फोर्स
इन दोनों के बीच में लगती है। मतलब इसके इस चार्ज के ऊपर Q1 की वजह से जो फोर्स लग रही होगी ना, उसका मैग्नीट्यूड भी यही होगा। और A पर जो फोर्स लग रही होगी Q2 की वजह से, A पर जो फोर्स लग रही होगी ना, उसका भी मैग्नीट्यूड यही होगा। बट डायरेक्शंस विल बी डिफरेंट। देखो, जो फोर्स होगी ऑन A ड्यू टू B, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ मुझे। इसका मैग्नीट्यूड होगा K टाइम्स चार्ज एट A which is Q1 into charge at B which is Q2 divided by separation between A and B, A and B के separation का स्क्वायर। तो लो, अब निकालो F फोर्स ऑन B ड्यू टू A का मैग्नीट्यूड। बताओ मुझे कितना होगा। K टाइम्स चार्ज ऑन B, चार्ज ऑन B is Q2 into charge on A which is Q1 divided by separation between B and A, separation between B and A R और उसका स्क्वायर R स्क्वायर। तो अब देखो FAB एंड FBA, FAB एंड FBA, ये और ये दोनों इक्वल ही तो हैं। बस FAB इस पे एक्ट कर रहा है A पर ड्यू टू B, और FBA इस पे एक्ट कर रहा है ऑन B ड्यू टू A। और अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो मुझे बताओ FAB की डायरेक्शन, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो B A को रिपेल करेगा। तो FAB की डायरेक्शन, फोर्स ऑन A ड्यू टू B रिपल्सिव। और अब बताओ फोर्स ये इसकी डायरेक्शन BA की ऑन B ड्यू टू A, ऑन B ड्यू टू A की डायरेक्शन। कुछ समझ में आया कि इन दोनों के बीच में सेम फोर्स लग रही है, देखो, बट इनकी डायरेक्शंस ऐसे अपोजिट हैं क्योंकि ये रिपल्सिव है। अभी यहीं पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता ना, तो ये फोर्सेस ऐसे आपस में एक दूसरे की तरफ लग रही होती। अभी ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। तो चलो इसका सिमुलेशन देखते हैं। देखो, अभी इसमें चार्ज वन है मेरा -4 माइक्रोकूलम, देखो Q1, और चार्ज 2 रखा है 8 माइक्रोकूलम। दिख रहा है Q1 बना हुआ है ये पर्पल स्फीयर, और जो रेड स्फीयर है वो है Q2। जो इनके ऊपर एरोज बनी हुई है ना, Q1 के ऊपर एरो, ये फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। कौन से फोर्स की, देखो ऊपर क्या लिखा है, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, मतलब Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से उसकी डायरेक्शन। और ऐसे ही जो रेड स्फीयर है ये मेरा है सेकेंड चार्ज Q2, इसके ऊपर एक एरो दिख रही है जो कि एरो है F21, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, ठीक है, वो डायरेक्शन बता रही है। तो देखो अभी मेरे जो चार्जेस हैं, फर्स्ट चार्ज नीचे देखो थोड़ा सा स्केल के नीचे लिखा हुआ है चार्ज 1, दिखा क्या लिखा हुआ है, -4 माइक्रोकूलम, मतलब Q1 मेरा नेगेटिव है। और Q2 देखो बगल में चार्ज 2 कितना लिख दिया हुआ है अभी, 8 माइक्रोकूलम, ये है पॉजिटिव चार्ज।
मतलब मेरा Q1 है नेगेटिव, Q2 है पॉजिटिव, इसीलिए जो फोर्सेस लग रहे हैं ना आपस में एक दूसरे की तरफ लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस। देखो ऊपर जो लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड, एरो के ऊपर देखो, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 दी हुई है 319.557 न्यूटन। और देखो जो दूसरी फोर्स है ऊपर लग रही है रेड स्फीयर के ऊपर, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है 319.557 न्यूटन। तो मतलब ये दोनों फोर्सेस जो आपस में मैंने बताई थी उनका मैग्नीट्यूड देखो सेम है, बस डायरेक्शन इज डिफरेंट, क्योंकि एक Q1 पे लग रही है फोर्स, दूसरी Q2 पे लग रही है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, अभी इन डायरेक्शंस को देखना, सिर्फ मैं Q1 को भी, जो कि भी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना देती हूँ। तो देखो मैंने कर दिया पॉजिटिव, और देखो दोनों की ऊपर जो एरोज थी वो दूर दूर हो गई, सॉरी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस पे चली गई, मतलब ये दोनों अभी रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रही हैं। Q1 पे लेफ्ट साइड धक्का लग रहा है और Q2 पे राइट साइड पे धक्का लग रहा है, तो ये रिपल्सिव इंटरैक्शन इस टाइम पे शो कर रही है। अगर मैं Q1 को 0 कर दूं तो बताओ Q2 पे कहाँ फोर्स लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन बताओ Q2 पे अगर Q1 0 हो जाता है तो। मैं फिर से बोलती हूँ, अगर चार्ज ऑन Q1 0 हो जाता है तो Q2 पे कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर, कि फोर्स लगेगा 0 और डायरेक्शन 0 की कुछ नहीं होती। चलो करके देखते हैं। चार्ज मैं जो 1 पे है इसको 0 कर रही हूँ, देखो धीरे धीरे मैंने चार्ज कर दिया 0। तो देखो दोनों के ऊपर 0 न्यूटन आ गया लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ 1 माइक्रोकूलम, तो देखो कितनी छोटी सी एरो बनी हुई है फोर्स की। अब मैं इसको 3 माइक्रोकूलम कर दिया, दोनों पॉजिटिव है, देखो एरो थोड़ी सी बढ़ गई, और मैंने बढ़ा दिया चार्ज को, एरो और लंबी हो गई, और बढ़ा दिया और लंबी हो गई। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना बढ़ेगा ना, उतनी ज्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ये हमें शो करता है कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उस पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में बैठी हुई है, कि अगर हम चार्जेस को बढ़ाएंगे, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। अभी देखो कितना लंबा वेक्टर का साइन बन गया, वेक्टर जितना लंबा दिखेगा मतलब उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा है। देखो अब देखो धीरे धीरे जो देखो वेक्टर छोटा होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने चार्ज 2 को मैं इस बार छोटा करते जा रही हूँ, छोटा छोटा, चार्ज 2 हो गया 0, तो नो फोर्स। अब ऑपोजिट डायरेक्शन देखो, अट्रैक्टिव फोर्स, मेरा Q2 नेगेटिव चार्ज मैं बढ़ा रही हूँ, देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फोर्स बढ़ रही है चार्ज के बढ़ने से, फोर्स बढ़ रही है चार्ज के बढ़ने से, चार्ज बढ़ा फोर्स बढ़ी, चार्ज बढ़ा फोर्स बढ़ी, चार्ज बढ़ा फोर्स बढ़ी, देखो ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी शो करता है फोर्स की चार्ज के ऊपर। और अब देखो एक और चीज, कि जैसे ही मैं Q1 को और Q2 को इनका बीच का डिस्टेंस, अभी देखो स्केल बता रहा है इनका बीच का डिस्टेंस है समवट अराउंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इनका डिस्टेंस बीच का चेंज करती हूँ, और ऊपर जो फोर्स है ना उसका मैग्नीट्यूड देखना क्या होता है। मैंने फोर्स
मैंने डिस्टेंस किया चेंज, मैंने इसको बढ़ा दिया डिस्टेंस को। देखो फोर्स कम होती जा रही है, कम और कम और कम, डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स और कम और कम और कम। देखो डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स और कम और कम और कम। देखो तो मतलब फोर्स हमारी डिस्टेंस के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी शो करती है। और हम एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ एक्चुअली इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है इसकी। इसीलिए हमने इसको भी प्रॉपर्टी में लिखा था, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ फोर्स इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी शो करता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो ये क्या होती है? ये इमेजिनरी लाइंस होती है सच दैट अगर हम इन पे टेंजेंट ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पर, तो वो टेंजेंट हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। याद रखना इस पॉइंट को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है, और अगर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी जाए इनके ऊपर, तो वो टेंजेंट हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी उस पॉइंट पर। मतलब अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और मुझे इस ए पॉइंट पर चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो मैं इस ए पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी। ये लो मैंने ड्रॉ कर दी टेंजेंट। तो जो मेरी ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी, ये मेरे को बताती है कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे ए पर टेंजेंट देती है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जो ये मैंने लिखा है इसका मतलब। दूसरा लिखा हुआ है नीचे कि दीज आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स because they represent the direction of force acting on a test charge. मतलब कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इनको पहले देखो ड्रॉ करना सीखते हैं, उसके बाद ये डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। देखो ड्रॉ कैसे करते हैं। एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मुझे ड्रॉ करने के लिए इसके आसपास टेस्ट चार्ज रखने पड़ेंगे। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में उन टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा ना, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। क्या बोला मैंने? किसी भी चार्ज की अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो मुझे उसके आसपास टेस्ट चार्ज रखने पड़ेंगे। टेस्ट चार्ज जो कि होते हैं ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये रखने पड़ेंगे मुझे। और जिस डायरेक्शन में इन टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। तो मैं देखो, मैं यहाँ पे रख रही हूँ एक टेस्ट चार्ज, मैं एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख रही हूँ, एक यहाँ पे रख लूँगी, एक यहाँ पे रख रही हूँ, एक यहाँ पे रख रही हूँ, एक यहाँ पे रख रही हूँ। ये मैंने ब्लू डॉट्स बनाई है, इनका मतलब है कि मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख रही हूँ। तो अब मुझे बताओ कि इन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो मतलब इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, रिपल्सिव अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स, इस लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब इसे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, रिपेल करेगा, तो ये थोड़ा आगे चला जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे लग रही है फोर्स, तब भी फोर्स ऐसे ही लगेगी, और आगे जाएगा तो वैसे लगेगी। तो मतलब मैं कहीं पर भी स्पेस पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगी और उन पे फोर्स की डायरेक्शन निकालूंगी। तो जहाँ पे फोर्स लग रही होगी ना, उस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। चलो बनाते हैं। अभी हमने देखा इसको रिपेल कर रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी आउटवर्ड।
सेकंड पॉइंट, सेकंड वाला, इस पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम का टेस्ट चार्ज रख दूं तो वो किस डायरेक्शन में रिपेल होगा, वो इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। अगर इसको देखूं तो इसको भी ऐसे रिपेल करेगा, इसको देखूं तो वैसे, इसको देखूं तो वैसे, इसको देखूं तो वैसे रिपेल करेगा। और इसी, यही हमारी बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे बाहर जाते हुए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने बना दी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। ओके, थोड़ा मैं इसको नीटली ड्रॉ करती हूँ, ये पॉजिटिव चार्जेस हटा के। ठीक है, ये मेरी बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो अब मैं बनाऊंगी फॉर अ नेगेटिव क्यू चार्ज। ये मेरा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। तो अब बताओ, मैंने यहाँ पे रखा मेरा टेस्ट चार्ज, मैंने यहाँ पे रखा अपना टेस्ट चार्ज, मैंने यहाँ पे रखा अपना टेस्ट चार्ज, मैंने यहाँ पे रखा अपना टेस्ट चार्ज। तो अब मुझे बताओ किस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी, टेस्ट चार्ज के ऊपर। ये जो ऊपर रखा है टेस्ट चार्ज, इसके ऊपर, इसकी वजह से फोर्स ऐसे इनवर्ड लग रही होगी, इसके ऊपर भी ऐसे इनवर्ड लग रही होगी, इसके ऊपर भी इनवर्ड लग रही होगी और इसके ऊपर भी ऐसे इनवर्ड। मैं यहाँ रखूंगी तो जब भी इधर होगी, मैं यहाँ रखूंगी टेस्ट चार्ज उधर, मैं यहाँ रखूंगी टेस्ट चार्ज उधर, मैं यहाँ रखूंगी तो इधर, मैं यहाँ रखूंगी तो इधर, यहाँ रखूंगी तो भी इनवर्ड, यहाँ रखूंगी तो भी इनवर्ड। तो मुझे दिख रहा है स्पेस में कहीं भी टेस्ट चार्ज रख दो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा इनवर्ड होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड होंगी फॉर नेगेटिव चार्ज। इनवर्ड, राइट, यहाँ से भी इनवर्ड। मैंने क्यों टेस्ट चार्ज रखा, तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स इनवर्ड लग रही थी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, क्योंकि ये दिखाती है फोर्स की डायरेक्शन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये मेरी बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई मेरी नेगेटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज क्यू। ठीक है, तो साथ में देखो लिख भी लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि कभी फ्यूचर में भूले ना। ये पॉजिटिव अभी तुमने बनाया नहीं होगा ना, अभी तुमने बनाया नहीं होगा, तो देखो मैं लिख देती हूँ, फिर साथ बाद में तुम कॉपी कर लेना। इस केस में लिखते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज में लिखती हूँ मैं, इन दिस केस, in this case
the electric field lines are directed radially outward. Because the positive charge always repel the test charge. ठीक है, और दूसरे केस में लिखेंगे कि in this case the electric field lines are directed radially inward because the negative charge always attracts the unit positive test charge. In this case, electric field lines are directed radially inwards because the negative charge always attract the test charge. ठीक है, चलो तुम ना अब इसको कॉपी कर लो, ये लो, पॉज करो, कॉपी करो। अब ये कॉपी कर लो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ +1 कूलम। क्यों? क्योंकि मैंने +1 कूलम पे फोर्स की डायरेक्शन चेक की थी। ठीक है, कर लिया कॉपी? अब इसको भी कर लो। ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है और ये वाला भी पॉइंट चार्ज है। सिंगल पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, तो चलो ना प्रॉपर्टी लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी है that they originate at positive charge and terminate at negative charge. लिखेंगे और they may originate or terminate at infinity. ठीक है, इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये मेरा पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है और वे नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई। पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई और नेगेटिव पे ख़त्म हो गई, या फिर वे इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होती है और इन्फिनिटी पर ही ख़त्म हो जाती है।
जैसे ये वाली ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, सॉरी, ये लाइन जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और ये इन्फिनिटी पे खत्म होगी। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज पे इन्फिनिटी से लाइन आती है, देखो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। तो ये तुम डायग्राम याद रखना। इस डायग्राम में शो हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, देखो यहाँ से, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, या फिर ओरिजिनेट होती है इन्फिनिटी से और खत्म भी होती है इन्फिनिटी पर। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होके नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है, या फिर इन्फिनिटी से शुरू होती है और इन्फिनिटी पे खत्म होती है। ठीक है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not form closed loop. In this property, they are different from magnetic field lines. लिखना है ये भी, in this property, they are different from magnetic field lines. ऐसा क्यों? मैग्नेट है एक, ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से शुरू होती है? नॉर्थ से शुरू होती है आउटसाइड और जाती है साउथ की तरफ, ऐसे। और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो ये एक पूरा क्लोज लूप फॉर्म करती है। पर हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है, या फिर इन्फिनिटी से शुरू होती है नेगेटिव पे खत्म होती है, और पॉजिटिव से शुरू होती है और इन्फिनिटी पे खत्म हो जाती है। तो ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, नो क्लोज लूप। अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे, the crowding of electric field lines implies that there is more magnitude of the electric field. अच्छे से लिखते हैं इसको, the crowding of electric field lines, the crowding of electric field lines represents strong electric field. मतलब अगर स्पेस में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग हो गई तो वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ये सिग्निफाई कर रहे हैं। जैसे ये स्पेस और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, 3 पॉइंट दे रही हूँ मैं उनको, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। दोबारा से ड्रॉ करती हूँ मैं थोड़ा अच्छा। अब बताओ यहाँ पे और एक ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी, ये मेरा पॉइंट है सी।
तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ए बी सी में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर होगा? ए पर, बी पर या सी पर? तो अभी हमने देखा कि जहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा होती है ना फील्ड लाइंस की, जहाँ पे फील्ड लाइंस पास पास होती है, देखो यहाँ पे कितना पास है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दूर और सी पर काफी ज्यादा दूर। तो यहाँ पे फील्ड लाइन बड़ी पास पास है, यहाँ पे दूर और यहाँ पे उससे ज्यादा दूर, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। फिर थोड़ी कम यहाँ पर और सबसे कम यहाँ पर, इन तीनों पॉइंट्स में अगर हम कंसिडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा ए पर होगी, फिर बी पर और फिर सी पर। क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और बात लिखेंगे, ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो बगल में जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है। मैं कॉपी करने का टाइम दूंगी, वेट करो। इसके बाद अगर तुम कॉपी कर ही रहे थे, तुमने ये भी किया होगा कॉपी के साथ साथ। अगर नहीं किया तो लो फटाफट स्क्रीनशॉट। मैं एक्चुअली भूल जाती हूँ कि मैंने टाइम दिया तुमको कॉपी करने का। मुझे शायद टाइमर लगाना चाहिए अपने बगल में, जो मुझे बार बार रिमाइंड करे। अब देख लो, तुम शायद कर रहे हो कॉपी, तो तुमने अभी डायग्राम बना लो। कॉपी कर लिया तो मतलब लिख लिया अगर तुमने, तो ये डायग्राम बना सकते हो तुम। पहले मुझे बनाने दिया करो, फिर समझा करो, फिर बनाया करो। पर जब मैं डेफिनेशन बोलती हूँ वो साथ साथ लिख लिया करो, ठीक है? तो अब चलो एक और चीज मैं बना के दिखाती हूँ तुमको। ये इक्वली स्पेस्ड पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या है? इक्वली स्पेस्ड पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमको बताता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाता है। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर है? कोई बच्चा यहाँ पे देख रहा होगा कि भाई क्राउडिंग तो हुई नहीं, जितनी यहाँ पे थी उतनी यहाँ पे थी, उतनी यहाँ पे थी, क्राउडिंग हुई नहीं, ये तो पैरेलल है, इक्वली स्पेस्ड है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों पर सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तो डेफिनेशन लिखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कॉपी कर लो। तो अब लिखते हैं डेफिनेशन, लिखे? An electric field which has a fixed magnitude and direction at all points. Electric field which has a fixed magnitude and direction at all points is called uniform electric field. It is represented by
equally spaced parallel lines. ये मेरा हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें ना एक पॉइंट लिखेंगे, कौन से पॉइंट पे? 3 पर है ना, 4th पॉइंट लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। That is, they cannot have sudden breaks. In a charge-free region. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कंटिन्यूअस बनेगी, ना कि ऐसे। इन अ चार्ज फ्री रीजन, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे रुकती है उसका मतलब होता है भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और जहां से ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज। अभी सीखा ना हमने कि ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव पे और टर्मिनेट होती है नेगेटिव पे। तो ऐसे इसमें ब्रेक्स नहीं हो सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ब्रेक्स नहीं हो सकते, वे हमेशा ऐसे कंटिन्यूअस होंगी, कंटिन्यूअस इन अ चार्ज फ्री रीजन में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Because if they intersect, then there will be two directions of electric field. At the same point. And this is not possible. क्या बोलता है ये पॉइंट कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर सकती, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? अगर ऐसा होता है तो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहूंगी तो मुझे दो डायरेक्शंस मिल जाएंगी, और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। तो उसको थोड़ा सा बनाएंगे। पॉसिबल केस है ये कि पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पे खत्म हो जाना। बीच के रास्ते में मुझे टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी थी, तो मैंने इस ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, या जो भी को अगर मैं नाम भी ना दूं, तो इन दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी थी मुझे, तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी। लो भाई, कर दी टेंजेंट ड्रॉ। मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ये
और यहाँ पे ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज से चल के नेगेटिव चार्ज पे जाती हुई लाइन ऐसे आपस में इंटरसेक्ट कर देती, इस पॉइंट पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करती तो एक टेंजेंट आती इधर और दूसरी आती इधर, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिलती, जो कि पॉसिबल नहीं है। लिख लो, कॉपी कर लो। तो चलो अब हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे हमने अभी बनानी सीखी थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो देखो सीखते हैं। पर यहाँ पे मैं बता दूं पहले, जो मैं अभी चार्ज रखी हुई है पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही मैं इसको स्पेस में छोड़ूंगी ना, तो जो छोटे छोटे वेक्टर्स दिखेंगे वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके शो हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। देखो जो ये वेक्टर शो हो रहे हैं ना, ये हमने उस पॉइंट पर, देखो दिख रहा है ना वेक्टर के ऊपर छोटा सा डॉट है, उस डॉट पर उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये स्पेस में उन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की हुई है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती ना तो ये कंटिन्यूअस होती, ये टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाई हुई है तुमको स्पेस में कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये लाइंस इमेजिनरी होती है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखो कैसा, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है। ठीक है, अब देखो मैं एक टेस्ट चार्ज रखती हूँ और टेस्ट चार्ज पे देखना किस डायरेक्शन में फोर्स दिखेगी या फिर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। देखो ये मैंने रखा मेरा टेस्ट चार्ज, तो देखो इसके ऊपर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही थी, रेडियली आउटवर्ड। और अब देखना जितना मैं इसको पास लेके आती हूँ, इस वेक्टर जो रेड वेक्टर है ये बड़ा होता जाएगा। देखो हुआ बड़ा, जैसे जैसे सेंसर इसके पास आता जा रहा है, सेंसर जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज इसके पास आता है सोर्स चार्ज के पास, ये मेरा वेक्टर कितना बड़ा हो गया। ये डिफाइन कर रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, कि डिस्टेंस कम करेंगे अगर हम तो वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी। डिस्टेंस बढ़ता है, देखो कितना कम हो गया एकदम से, मैंने डिस्टेंस कम किया बढ़ गया, डिस्टेंस को बढ़ाया छोटा हो गया। हर जगह देखो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ये वेक्टर शो कर रहा है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो हमेशा रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो चलो अब ना नेगेटिव चार्ज के बनाते हैं। अभी स्पेस में कुछ नहीं था, स्पेस में देखो स्पेस बिल्कुल कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं दिख पा रही। क्यों? क्योंकि फोर्स ही क्योंकि चार्ज ही नहीं है। स्पेस में कहीं चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अभी यहाँ पे चार्ज फ्री रीजन है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है, डार्क है। जैसे ही मैंने नेगेटिव चार्ज रखा, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉइंटिंग इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स। ये टेंजेंट ड्रॉ की हुई है हर पॉइंट पर और वो टेंजेंट की डायरेक्शन दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती तो कंटिन्यूअस होती। अब देखो मैं अपना पॉइंट चार्ज को रखती हूँ और देखो ये भी इसके ऊपर फोर्स
इनवर्ड्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स लग रहा है, रेडियली इनवर्ड्स। देखो मैं स्पेस में कहीं पे भी लेके जा रही हूँ इसको, ये जो फोर्स है और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रेडियली इनवर्ड लग रहे हैं। क्यों? अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए रेडियली इनवर्ड लग रही है। और जैसे जैसे दूर जाएगी ये पार्टिकल, ये टेस्ट चार्ज, फोर्स कम लगेगी, जैसे जैसे पास आएगी फोर्स ज्यादा लगेगी। देखो कितना ज्यादा वेक्टर बढ़ गया हमारा, देखो देखो देखो, देखो कितना वेक्टर बढ़ गया। डिस्टेंस को कम किया, वेक्टर इतना बढ़ गया। ठीक है।